देखिए ये एक सेक्शन बी टाइप का क्वेश्चन है और हमारा जो टॉपिक इसके साथ कनेक्टेड है वो है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी सवाल आ सकता है, यानी कि फाइनेंशियल एसेट के ऊपर भी सवाल आ सकता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी के ऊपर भी सवाल आ सकता है और कन्वर्टेबल लोन नोट्स के ऊपर भी सवाल आ सकता है। तो प्राइमरीली हम IFRS 9 में फाइनेंशियल एसेट्स की अकाउंटिंग करते हैं। इसी तरह हम IFRS 9 में फाइनेंशियल लायबिलिटीज की अकाउंटिंग करते हैं और इसी तरीके से अक्सर एग्जाम में हमें कन्वर्टेबल डेट्स की या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की अकाउंटिंग करने को कहा जाता है। तो अगर एक सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन आया, MTQ सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन जिसके चांसेस हैं, तो वो एक 10 मार्क का IFRS 9 का कंप्लीट क्वेश्चन बन सकता है। रिमेंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है FR के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखें क्वेश्चन में हमारे पास 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ थ्योरी रिक्वायरमेंट, सेकंड इज न्यूमेरिकल, थर्ड वन इज न्यूमेरिकल, फोर्थ वन इज आल्सो न्यूमेरिकल और फिफ्थ वन में भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसके अंदर। तो हम पहले सिनेरियो पढ़ लेते हैं और फिर इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट relates to Howard Co at 30th September 20x5। ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में पहला आइटम दिया हुआ है कन्वर्टेबल लोन नोट्स और उसका लायबिलिटी कंपोनेंट दिया हुआ है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 28508, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में दिया। कन्वर्टेबल लोन नोट्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक लायबिलिटी कंपोनेंट होता है और एक इक्विटी कंपोनेंट होता है। तो उसका लायबिलिटी कंपोनेंट हमें दिया हुआ है 28508। इसी तरह एक 5% लोन नोट है जो कि लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड हुआ है। इसी तरह एक इन्वेस्टमेंट है हमारे पास जो कि डेबिट साइड के ऊपर, एसेट साइड के ऊपर रिकॉर्ड हुई है। इसका मतलब है 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। एक कन्वर्टेबल लोन नोट है, एक लोन नोट है सिंपल और एक है फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अच्छा पहला सवाल देखें, विच ऑफ द आइटम्स इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, जो 3 आइटम्स दिए हुए हैं उसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं। कोई आंसर अगर करना चाहे तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दें आंसर। क्या लगता है क्या हो गए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? क्या ये तीनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं? क्या इसमें से 2 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं? क्या इसमें एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? पहला ऑप्शन कन्वर्टेबल लोन नोट्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। देखें अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो उसमें लायबिलिटी कंपोनेंट है, लोन नोट है और इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी है तो वो सिंपल लोन नोट भी होना चाहिए था। तो ये तो टेक्निकली बिल्कुल गलत है ना। अगर दूसरे में देखें तो लोन नोट है और इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो कन्वर्टेबल भी होना चाहिए था, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे में देखें कन्वर्टेबल लोन नोट है और लोन नोट है तो फाइनेंशियल एसेट जो होता है वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसका मतलब है ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑल ऑफ दी 3 आइटम। क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं उसके अंदर 2 चीजें आती हैं, फाइनेंशियल एसेट्स भी आते हैं और फाइनेंशियल लायबिलिटीज भी आती हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अंदर फाइनेंशियल एसेट्स हो एक पार्टी के लिए, एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो। ये डेफिनेशन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो डेफिनेशन पे सवाल बना हुआ है। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा कन्वर्टेबल लोन नोट से रिलेटेड है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी एलिमेंट ऑफ कन्वर्टेबल लोन एट ईयर एंड। एक साल के बाद लायबिलिटी कंपोनेंट कितना हो जाएगा? देखें ऊपर लायबिलिटी कंपोनेंट दिया हुआ है 28508 का 1 अक्टूबर के ऊपर और हमें सितंबर 05 के ऊपर चाहिए, तो हमें कन्वर्टेबल लोन नोट की डिटेल पता करनी पड़ेगी। द कन्वर्टेबल लोन नोट आर 8%। इसका इंटरेस्ट रेट कितना है? 8%। टोटल पार वैल्यू कितनी थी? 30 मिलियन और ये 1 अक्टूबर 20x4 पे इशू हुआ था।
अगर यही लोन नोट विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन होता तो इंटरेस्ट रेट क्या होता? 10%। इस इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये अफेक्टिव रेट है। 10% इज द अफेक्टिव रेट, और 8% जो है इसको हम कहते हैं कूपन रेट। कूपन रेट और अफेक्टिव रेट में डिफरेंस होता है। However, finance director correctly split the instrument into equity and liability, but has done nothing afterwards. तो उसने क्या किया? उसने कन्वर्टेबल डेट के दो हिस्से प्रॉपरली कर लिए। कन्वर्टेबल डेट को हमेशा दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक उसका लायबिलिटी कंपोनेंट होता है और दूसरा उसका इक्विटी कंपोनेंट होता है। अच्छा, ये आना चाहिए क्योंकि अक्सर एग्जाम में लायबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट को स्प्लिट करने को भी दिया जा सकता है। तो इसकी स्प्लिट अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी पता होना चाहिए वाई, हम ऐसा करते क्यों हैं। थ्योरी में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कन्वर्टेबल लोन नोट की स्प्लिट अकाउंटिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, राइट। अब एक साल बाद लायबिलिटी कंपोनेंट की जो वैल्यू निकालनी है तो उसका तरीका क्या होता है कि जो लायबिलिटी है, जो लोन नोट है, उसको अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है हर साल। उसकी अमोर्टाइज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? उसकी इनिशियल वैल्यू जो हमें दी हुई है, इनिशियल वैल्यू लायबिलिटी कंपोनेंट की इनिशियल वैल्यू दी हुई है 28,508,000 में। 28,508, ये इसकी इनिशियल वैल्यू। अब अमोर्टाइज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट होगी इस ओपनिंग वैल्यू के ऊपर, लेकिन जो रेट लगेगा वो अफेक्टिव रेट लगेगा। अफेक्टिव रेट कितना आ रहा था? 10%। रेट लगेगा अफेक्टिव, रिमेंबर अफेक्टिव रेट लगेगा। तो ये हो जाएगा 2851। ये इसमें हमने ऐड कर लिया। और अगर ईयर एंड के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे कर दिया है तो इंटरेस्ट पेड माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ 8%। इंटरेस्ट हमेशा इस पे लगेगा, पार वैल्यू पे लगेगा। पार वैल्यू कितनी है? 30 मिलियन, यानी कि 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, दैट इज 2400। ये आ जाएगी आपकी क्लोजिंग वैल्यू। ऑल्सो ये कहलाती है बैलेंस शीट वैल्यू। बैलेंस शीट में हम इसे अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर कैरी करते हैं, तो हमें अमोर्टाइज कॉस्ट अच्छी तरह से इसकी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट दी अमोर्टाइज कॉस्ट, ठीक है। तो एक साल के बाद इसकी अमोर्टाइज कॉस्ट क्या हो जाएगी? 28,959। 28,959 इसकी हो गई अमोर्टाइज कॉस्ट। क्या आंसर है हमारे पास? अमोर्टाइज कॉस्ट 28,959 के अंदर, तो दिस इज दी अमोर्टाइज कॉस्ट। क्लियर है यहां तक? कोई सवाल किसी के जहन में? अच्छा, जब मैं पूछूं तो आपको सिंपली एक मैसेज करना है कि यस और नो, ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू करें अपने प्रोसेस को। अब इसमें हमने फाइनेंस कॉस्ट जो निकाली है ना, वो फाइनेंस कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस रिपोर्ट होगी हमेशा। कौन सी? ये जो बैलेंस हमने कैलकुलेट किया है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ फाइनेंस कॉस्ट जाएगा, एक्सपेंस। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं इंटरेस्ट पेड जाएगा, ऐसा नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अफेक्टिव रेट से जाती है 2851, ठीक है। तो अब तीसरा सवाल क्या है? व्हाट फाइनेंस कॉस्ट शुड बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन नोट। कन्वर्टेबल का नहीं पूछ रहा, वो लोन नोट का पूछ रहा है। तो हम लोन नोट पे आ जाते हैं। हमारे पास बैलेंस शीट में एक 5% लोन नोट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 10,000। इसका नोट पढ़ लेते हैं हम। द 5% लोन नोट वर इशूड एट पार। इसकी पार वैल्यू 10 मिलियन है, और इसके ऊपर 400,000 की इशू कॉस्ट इनकर्ड हुई है, और इसका अफेक्टिव रेट जो है वो 8% है, और ये जो 5% है ये इसका कूपन रेट है।
अच्छा, लायबिलिटी को भी अमोर्टाइज कॉस्ट पे कैरी किया जाता है। लायबिलिटी जो भी होगी उसको पहली मर्तबा इनिशियली फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट किया जाता है, नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और फिर हर साल उसको अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर कैरी किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही अमोर्टाइज कॉस्ट निकालते हैं जैसे हमने थोड़ी देर पहले उसकी अमोर्टाइज कॉस्ट निकाली। ठीक है, अब देखें ऊपर जो लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है वो रिकॉर्ड की हुई है 10,000, लेकिन 10,000 तो पार वैल्यू है। अब 10,000 पार वैल्यू है तो इशू कॉस्ट कहां जाएगी? 400,000। तो कुछ लोग समझते हैं कि ये जो इशू कॉस्ट है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस डाल देंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि हमें क्या करना होगा, हमें इसकी पार वैल्यू में से जो कि 10,000 है, जो कि हमें रिसीव हुए, हमें इसमें इशू कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। लोन नोट नेट ऑफ इशू कॉस्ट रिकॉर्ड किया जाता है। किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है? नेट ऑफ इशू कॉस्ट। तो 10,000 था, 10,000 में से 400 माइनस कर दिया, ये हो जाएगा 9,600। ये इसकी इनिशियल वैल्यू हो गई। ठीक है जी। इनिशियल वैल्यू की एंट्री बाय द वे क्या पास होती है? अगर हम इनिशियल वैल्यू की एंट्री पास करने जाएं तो कैश रिसीव हुआ 9,600 और लायबिलिटी क्रेडिट हो गई 9,600 से, ये इसकी डबल एंट्री पास होगी। अब इसमें हम अमोर्टाइज कॉस्ट बनानी है इसकी, तो हम फाइनेंस कॉस्ट ऐड करेंगे अफेक्टिव रेट से। अफेक्टिव रेट हमें दिया हुआ है 8%। ठीक है, तो 9,600 मल्टीप्लाई बाय 8%, तो ये हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा? 768। ये इसकी फाइनेंस कॉस्ट होगी। और इसमें से जो 5% का इंटरेस्ट है वो पार वैल्यू पे माइनस हो जाएगा, और वो पार वैल्यू पे लगेगा 5%, तो वो माइनस हो गया 500। और ये लोन नोट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट करेंगे। ये जो वैल्यू होगी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस चली जाएगी। 768। हमसे क्या पूछा था? सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? लोन नोट की फाइनेंस कॉस्ट बताओ। लोन नोट की फाइनेंस कॉस्ट, तो लोन नोट की फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है? 7,68,000। 768 है, तो हम पूरा लिखेंगे। इस तरह का ऑप्शन होगा तो 1000 में नहीं लिखेंगे, पूरा ऑप्शन लिखेंगे 7,68,000। अब इसने देखें सवाल का तरीका देखें, एग्जामिनर ने सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन IFRS 9 पे बनाया। उसने एक कंपोनेंट कन्वर्टेबल लोन नोट का दिया, दूसरा लोन नोट का दिया, तीसरा उसने एसेट दे दिया। पूरा टॉपिक उसने इसमें कवर करने की कोशिश की है। अब अगला देखें, एसेट्स देखें। हमारे पास 6,000 के एसेट्स दिए हुए, इसकी डिटेल देखें। द इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिलेट्स टू 1,000,000 शेयर्स इन कपूर एन अनरिलेटेड एंटिटी, यानी कि ये सब्सिडरी नहीं है। 1,000,000 शेयर्स हमने खरीदे। ड्यूरिंग द ईयर कपूर पेड अ डिविडेंड ऑफ 10 सेंट्स पर शेयर। एट 30th September द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर वाज 7। हमने कितने में खरीदा एक शेयर? 1,000,000 का जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, उसका एक शेयर हमने कितने में खरीदा? उसका कैसे पता लगेगा हमें? वो तो यहाँ नहीं दिया हुआ कि एक शेयर कितने का है, लेकिन ईयर एंड के ऊपर इसकी वैल्यू 7 हो चुकी है, ये हमें पता है। तो आप देखो ऊपर दिया हुआ है ना, इक्विटी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 6,000,000 और 1,000,000 शेयर्स थे, तो 1,000,000 शेयर्स की वैल्यू है 6,000,000, ये इसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब है हमने 1,000,000 शेयर्स 6 ईच के एक्वायर किए होंगे, तो वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू आ गई 6,000,000। अब वैल्यू कितनी हो चुकी है? वैल्यू हो चुकी है 7। तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 7। और 1,000,000 से जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है इसे हम कहेंगे गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हमें
गेन ऑन इन्वेस्टमेंट हो गए, ठीक है। अब अकाउंटिंग का रूल क्या है कि जो गेन ऑन इन्वेस्टमेंट होता है ना, या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है या फिर वो ओसीआई के अंदर जाता है। किस बात पे डिपेंड करता है कि कैटेगरी कौन सी थी। अगर कैटेगरी एफईटीपीएल थी या कैटेगरी एफईटीओसीआई थी तो गेन पीएनएल में जाएगा, वरना गेन ओसीआई में चला जाएगा। ये रूल होता है इसका। अच्छा, इसके ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जितना भी डिविडेंड मिलेगा वो इनकम बनेगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। कितना डिविडेंड मिला है हमें? डिविडेंड हमें कितना मिला है? डिविडेंड हमें मिला है 1 मिलियन शेयर्स के ऊपर 10 सेंट्स ईच। 10 सेंट्स ईच का डिविडेंड मिला, ठीक है। तो अब देखें 10 सेंट्स ईच का डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना हुआ? 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.10, 1 लाख का डिविडेंड हुआ। और गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 1 मिलियन। तो टोटल गेन कितना हुआ? 1.1 मिलियन का गेन हुआ और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा इन द हेडिंग ऑफ इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड हो जाएगा। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? व्हाट इनकम should be recorded in profit and loss account in relation to equity investment? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 1 मिलियन। अगर ये कैटेगरी ओसीआई कैटेगरी होती तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 100,000 का डिविडेंड इनकम जाता और 1 मिलियन जो होता वो ओसीआई के अंदर रिपोर्ट हो जाता। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं ना, उसका गेन और लॉस कहाँ जाएगा, उसका डिविडेंड कहाँ जाएगा, ये भी हमें अच्छी तरीके से आईएफआरएस 9 में क्लियर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, Howard is uncertain as how to treat professional fee। यानी कि आप जब शेयर खरीदते हैं, लोन नोट इशू करते हैं, तो प्रोफेशनल फी का क्या करते हैं? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट शुड प्रोफेशनल फी बी कैपिटलाइज्ड? प्रोफेशनल फी क्या कैपिटलाइज्ड हो सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, कभी कैपिटलाइज्ड होती है, कभी एक्सपेंस आउट हो जाती है। तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी जब भी आएगी ना, तो ये कैपिटलाइज्ड नहीं होगी, ये याद रख लें। किस कैटेगरी में कैपिटलाइज नहीं होती? एफ वी टी पी एल ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती। कहां चली जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। लेकिन ओसीआई कैटेगरी होगी तब भी कैपिटलाइज होगी, और अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी होगी तब भी कैपिटलाइज होगी। और ये रूल एसेट्स के ऊपर भी अप्लाई होगा और यही रूल आपका लायबिलिटीज के ऊपर भी अप्लाई होगा, कॉमन रूल। ये हमारा एक 10 मार्क का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो पूछे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी जी श्योर, क्या पूछना है? चले आप, मैं माइक्रोफोन ऑन कर रहा हूँ, आप सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। नाउ यू कैन अनम्यूट एंड आस्क क्वेश्चन। सर ये एक अगेन समझा देंगे वाला। कौन सा पॉइंट? अभी ये तो मुझे समझ नहीं आया, 315 वाला, ये जो लास्ट आपने समझाया, ये समझा दें। 5वां पार्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट वाला। जी जी सर, ये वाला लास्ट पार्ट। देखिए, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो होती है ना, जैसे आपने ब्रोकर को फीस देनी है, आप अनम्यूट कर ले, मैं समझा देता हूँ। ब्रोकर को फीस देनी है, जो भी देनी है ना, देखें कैटेगरीज कितनी बनती हैं? कैटेगरीज बनती हैं एफ एक ये कैटेगरी बनती है। इंस्ट्रूमेंट की जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट आएगी ना, प्रोफेशनल फी वगैरह, ब्रोकर फी वगैरह, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे होगी ये पूछ रहा है। इसी तरह
एफईटी ओसीआई कैटेगरी में ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे होगी ये पूछ रहा है, और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे होगी ये ट्रीटमेंट पूछ रहा है। तो जब हम अपना टॉपिक कवर करते हैं तो उसमें हर टॉपिक के साथ बताते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उस पर सवाल बना हुआ है। अब देखें, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट एफईटीपीएल कैटेगरी पे आया और उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुई, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम इन्वेस्टमेंट से और लायबिलिटी से अलग करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस डाल देंगे। एंट्री पास होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज एन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। लेकिन इन दोनों कैटेगरी के अंदर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो एक्सपेंस आउट नहीं होगी, बल्कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्लस माइनस हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कैपिटलाइज करना। कैपिटलाइज करने का मतलब उसको हम अलग से एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मसलन हमने इन्वेस्टमेंट की 100,000 की, ये तो एसेट है हमारा। अब इसके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी 1,000 की, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें ऐड होगी एसेट के साथ या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि ये कौन सी कैटेगरी है। मैंने एज्यूम किया ये कैटेगरी है, तो इसमें हम कैपिटलाइज करते हैं। तो अब आपका एसेट जो बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा वो किसके ऊपर रिपोर्ट होगा, वो होगा 101000, ये आपके एसेट की वैल्यू होगी। इसका मतलब है हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एसेट में ऐड कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। इसी तरह जब हमारे पास लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी में अगर मैंने 100,000 रिसीव किए हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड नहीं होगी। कैपिटलाइज करने का मतलब है ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिडक्ट हो जाएगी, ये ध्यान में रखें कि एसेट के केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस होती है और लायबिलिटी के केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है वो डिडक्ट हो जाती है। इसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन करना या कैपिटलाइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया आइडिया? सर चले आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल, देखिए थीम फॉलो करें ना, थीम एग्जामिनर को समझने की कोशिश करें। अगर एग्जामिनर को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक पूछना है तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि वो आपसे सेक्शन बी में पूछ सकता है। आपका एक 10 नंबर का सवाल IFRS 9 बेस्ड हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेक्शन बी में आए। अगर सेक्शन बी में नहीं आया तो कहाँ आएगा, सेक्शन ए में आएगा MCQs बन के, या फिर सेक्शन सी में किसी क्वेश्चन के साथ एडजस्टमेंट के तौर पर ये लाजमी आता है। तो ये सबसे की स्टैंडर्ड है, ये सेक्शन ए में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है और सेक्शन सी में भी आ सकता है। इसके ऊपर ग्रिप लाजमी होनी चाहिए स्टूडेंट की, तो इसके लेक्चर्स को अच्छी तरह से कवर करें। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन इसी का है, कंटिन्यूएशन में। सैची को इशूड $2 million 6% convertible loan note on 1st April. The convertible loan notes are redeemable on 31st March. Issue date क्या है, 1st April। रिडीम कब होगा, 31st March 20x5 पे। इसकी काउंटिंग करें कितने साल बाद रिडीम होगा। 1st April 20x2 से 31st March 20x3 पहला साल, x4 दूसरा साल, x3 तीसरा साल। कितने साल में रिडीम होगा, 3 years टाइम में ये रिडीम हो जाएगा। अच्छा, एक स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं बाज दफा कि वो अप्रैल 2002 को पहला साल लेते हैं, 2003 दूसरा साल, 2004 तीसरा साल, 2005 चौथा साल। ये गलत करते हैं, ईयर एंड देखना चाहिए। ठीक है, 3 साल की रिडम्पशन। रिडम्पशन किस पर होगी, कैश के ऊपर होगी, या इसको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर यही लोन नोट बगैर कन्वर्जन के होता तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होता, 9%, विच इज नोन एज अफेक्टिव रेट। कन्वर्टेबल में हमेशा हमें अफेक्टिव रेट भी दिया जाता है, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट भी दिया जाता है और अफेक्टिव रेट भी दिया जाता है। अब ये डिस्काउंट रेट क्यों दिए हुए,
इसकी क्या वजह डिस्काउंट रेट देने की, और वो दो दो क्यों दिए? इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये दो अदर डिस्काउंट रेट दिए, तो याद रहे इससे डिस्काउंट रेट, ये डिस्काउंट रेट नहीं होगा। डिस्काउंट रेट हमेशा अफेक्टिव रेट होगा, इसके ऊपर हम डिस्काउंट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये 6% कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, और ये हमें डिस्काउंट फैक्टर निकाल के दिए हुए, हमें कहीं से फॉर्मूले से या टेबल से निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये तो बात हो गई। अब पहला सवाल देखते हैं, हो सकता है पहले सवाल का सिनेरियो से कोई ताल्लुक ही ना हो। पहला सवाल देखते हैं, इन अकॉर्डेंस विद IAS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को IAS 32 भी डील कर रहा है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को IFRS 9 भी डील कर रहा है। IAS 32 एंड IFRS 9, ये दोनों मिलकर डील कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अब ये देख चेक करें कि आपसे अगर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो वो आपसे फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, तो आपसे फाइनेंशियल लायबिलिटी की भी डेफिनेशन पूछ सकता है, या उसने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पूछी। आप जिसने आईएएस पढ़ा हुआ होगा उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन, फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन, लायबिलिटी की डेफिनेशन और इक्विटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है। इक्विटी जो होती है ना, इक्विटी, इक्विटी होती है रेजिडुअल, यानी कि इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट में से लायबिलिटी पे करने के बाद जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इक्विटी वैल्यू, है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अब इसके अंदर देखें कौन सी डेफिनेशन जो है ना वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की है। तो लास्ट वाली देखें, डी देखें, अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज टू बोथ अ फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर अनदर एंटिटी। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है, ये इक्विटी की डेफिनेशन नहीं है, तो हो गया रॉन्ग। अगला देखें, a contractual right to exchange financial instrument with another entity under potentially favorable condition, ये फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन हो गई, ये भी रॉन्ग हो गया। ए देखें, a contractual obligation to deliver cash, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन हो गई, ये भी गलत हो गया। तो बाकी क्या बचा? बाकी हमारे पास क्या बचा? A contract which is evidence of residual interest in the assets of the business after deducting all the liabilities, ये है इक्विटी की हमारे पास अवेलेबल डेफिनेशन, इक्विटी की डेफिनेशन। तो इस क्वेश्चन ने हमें क्या समझाया कि स्टूडेंट अगर सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ के जाएगा, थ्योरी पढ़ के नहीं जाएगा, तो उसको एग्जाम में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसके आसान 2 मार्क्स यहाँ पर जाया हो सकते। आगे बढ़े, मूव ऑन, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अच्छा 1 मिनट रुके, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, स्क्रीन बंद हो गई है, जस्ट अ मिनट। देखें जी, वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा होगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, इन अकॉर्डेंस विद IAS 32 हाउ शुड द इशू ऑफ कन्वर्टेबल लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट, कि कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल उसके अंदर कैसे रिकॉग्नाइज होता है। तो ये बात जहन में रखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए हम स्प्लिट अकाउंटिंग करते हैं। कमेंट में बताएं स्प्लिट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, मैसेज करें चैट बॉक्स में, स्प्लिट अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है। हाँ जी, एनी आइडिया कि स्प्लिट अकाउंटिंग क्या होती है?
चलो मैं बता देता हूँ। स्प्लिट अकाउंटिंग क्या होती है कि जब भी कन्वर्टेबल लोन नोट इशू होगा उसका हमें लायबिलिटी कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। फर्स्ट हम उसका लायबिलिटी कंपोनेंट निकालेंगे। जब लायबिलिटी कंपोनेंट आ जाएगा तो उसके बाद हम उसका इक्विटी कंपोनेंट निकालेंगे एज अ रेजिडुअल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम पहले रेजिडुअल निकाल लें, पहले इक्विटी इंस्ट्रूमेंट निकाल लें और उसके बाद जो है ना वो लायबिलिटी कंपोनेंट निकालें? तो ये अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फर्स्ट वी हैव टू कंप्यूट लायबिलिटी कंपोनेंट। और जैसे मैंने पहले बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को लायबिलिटी कंपोनेंट निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो सीखें लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे निकलता, वरना एग्जाम में बुरे फंसेंगे। अच्छा जी, तो अब देखें, यहाँ लिखा हुआ है डेट रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ये गलत हो गया क्योंकि सिर्फ डेट तो रिकॉर्ड नहीं होता। यहाँ लिखा हुआ है इक्विटी रिकॉर्ड होनी चाहिए, ये भी गलत हो गया क्योंकि इक्विटी तो नहीं होता। यहाँ लिखा हुआ है डेट रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो बाय डेफिनेशन एज डेट एंड इक्विटी बिकॉज द कन्वर्टेबल कंटेन्स बोथ एलिमेंट्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। स्प्लिट अकाउंटिंग कन्वर्टेबल में डेट का एलिमेंट भी शामिल होता है और इक्विटी ऑप्शन भी शामिल होता है। तो हमारा आंसर हुआ सी। इसकी एंट्री क्या पास होती है कन्वर्टेबल की? कंपनी ने कन्वर्टेबल लोन नोट इशू किया, पैसा रिसीव हुआ, कैश डेबिट। लायबिलिटी कंपोनेंट से हम अपनी लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे और इक्विटी ऑप्शन को इक्विटी साइड के ऊपर क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री पास होती है। इसकी फिर हम सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग करते हैं, हर साल उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, लेकिन इसकी हम कोई अकाउंटिंग नहीं करते, नो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। और इसकी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग किसके ऊपर होती है? इससे हम हर साल लायबिलिटी को अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। ये जो इक्विटी ऑप्शन शो किया जाता है ना, ये कैपिटल और प्रीमियम के बाद इक्विटी ऑप्शन को लिखा जाता है। साथ साथ में थोड़ा बहुत रिकैप भी कर रहा हूं। अच्छा, अब आ जाए अगले सवाल की तरफ। कन्वर्टेबल लोन नोट कब इशू हुआ? कन्वर्टेबल लोन नोट इशू हुआ 1 अप्रैल 20x2 को। तीसरा सवाल, what amount in respect of convertible loan note will be shown under liability as at 1 April to the nearest 1000? वो पूछ रहा है कि कन्वर्टेबल लोन नोट के इशू के वक्त उसका लायबिलिटी कंपोनेंट बता दो कि उसका लायबिलिटी कंपोनेंट क्या है। तो हमने बात तो कर ली है कि उसको दो हिस्सों में स्प्लिट किया जाएगा, ठीक है, लेकिन कितना किया जाएगा? दो हिस्सों में स्प्लिट तो किया जाएगा, कैसे किया जाएगा दो हिस्सों में स्प्लिट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लायबिलिटी कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं विच इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। ये जो आंसर आएगा ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, ये होगा उसका लायबिलिटी कंपोनेंट। अच्छा, ये निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए एक टेबल बनाते हैं। पहला कॉलम एयर, दूसरा कॉलम कैश फ्लो, तीसरा कॉलम डिस्काउंट फैक्टर और चौथा कॉलम आ गया पीवी का। जब भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो लायबिलिटी कंपोनेंट, तो ये टेबल बना ली जाए। कितने साल है हमारे पास? 3 साल है। 3 साल में रिडम्पशन हो रही है ना, 3 साल है हमारे पास। पहला साल, दूसरा साल, 3 साल। 4 साल में रिडम्पशन होती तो 4 साल, 5 साल में रिडम्पशन होती तो हम क्या लेते? हम 5 साल लेते। अब पहले साल हम इंटरेस्ट पे करेंगे, दूसरे साल भी इंटरेस्ट पे करेंगे, तीसरे साल भी इंटरेस्ट पे करेंगे। कुछ जगहों के ऊपर 3 3 दो मरतबा लिखा हुआ होगा, मैं इसको मर्ज कर दूंगा। तो पहले तो हम इसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं कि हम कन्वर्टेबल के ऊपर हर साल कितना इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट रेट चाहिए इसके लिए मुझे। कन्वर्टेबल की पार वैल्यू है 2 मिलियन और उसका इंटरेस्ट रेट है 6 मिलियन, हमें थाउजेंड्स में करना है। तो कन्वर्टेबल की पार वैल्यू हो गई 2 मिलियन, यानी कि 2000
और इसका इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट कितना होगा? 2000 मल्टीप्लाई बाय 6%। तो जो 2000 का 6% होगा तो उसका आंसर क्या होगा? 2000 का 6%। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1200 या 120? 2000 का 6% होता है 120। 120 का पर एनम इंटरेस्ट, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तो मैं लिख दूं यहाँ पर 120, 120 और 120। तीसरे साल इसको हम रिडीम करेंगे, रिडम्पशन वैल्यू चाहिए हमें। अच्छा, कन्वर्टेबल डेट के अंदर तो दो ऑप्शन होते हैं, रिडीम भी कर सकते हैं और कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो हम रिडम्पशन वैल्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लायबिलिटी ये एज्यूम करके कैलकुलेट की जाती है कि इन्वेस्टर इसको अगर रिडीम करवाएगा तो किस वैल्यू के ऊपर रिडीम करवाएगा, ठीक है। और अक्सर रिडम्पशन जो हो रही होती है पार वैल्यू के ऊपर हो रही होती है, और पार कितनी है? 2 मिलियन। तो ये 2 मिलियन मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। तीसरे साल में कैश फ्लो आ गया 2000 प्लस 120, ठीक है। ये कैश फ्लोज बन गए। तो याद रहे जो कैश फ्लोज होंगे ना, वो क्या होंगे? हर साल का इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन अगर कुछ ना लिखा हो तो रिडम्पशन पार पे होगी, ये रूल ध्यान में रखें। अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो रिडम्पशन पार वैल्यू पर ली जाएगी। अब आ जाते हैं डिस्काउंट फैक्टर के ऊपर। तो डिस्काउंट फैक्टर होगा अफेक्टिव रेट। ये अफेक्टिव रेट के 3 साल के डिस्काउंट फैक्टर हमें दिए हुए, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 917 842 0.917 0.842 और तीसरे साल का फैक्टर हमारे पास है 772। जब कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू के अंदर। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझने के लिए। अगर किसी को प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन नहीं आती तो वो कन्वर्टेबल की कैलकुलेशन में बुरा फंसेगा, तो इसलिए आनी चाहिए कैलकुलेशन। 2000 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 0.772, 1637 कर देते हैं। अच्छा, अगर स्टूडेंट को प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन नहीं आती तो एमए के अंदर उसको पढ़ाया गया था एनपीवी वगैरह का टॉपिक, एनपीवी आईआरआर वगैरह, उसके अंदर ये कैलकुलेशन उसने सीखी भी है, जैसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसको सम कर लें, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू 110, 101, 1637, 1848। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस 1848। थाउजेंड्स के अंदर इसका आंसर आ रहा है 1848। ये आ गया हमारा लायबिलिटी कंपोनेंट। तो अगर किसी ने कन्वर्टेबल की कभी कैलकुलेशन नहीं सीखी तो यहाँ से सीख ले इस पार्ट से कि जब भी कंपनी कन्वर्टेबल लोन नोट इशू करेगी तो कन्वर्टेबल लोन नोट को पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक हिस्सा उसका लायबिलिटी कंपोनेंट होगा और दूसरा हिस्सा उसका इक्विटी कंपोनेंट होगा। अब इक्विटी कैसे निकालेंगे? कन्वर्टेबल लोन नोट की टोटल वैल्यू कितनी है? 2000। इसमें से लायबिलिटी माइनस कर दो। लायबिलिटी हमने कितनी निकाली? 1848। तो बाकी क्या बचा? जो बाकी बच जाता है उसे नाम दिया जाता है रेजिडुअल का, और वो रेजिडुअल क्या होता है? इक्विटी कंपोनेंट। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाता है कि इक्विटी कंपोनेंट बता दो, फिर भी हमें लायबिलिटी निकालनी पड़ती, क्योंकि लायबिलिटी तो हमें लाजमी निकालनी पड़ेगी। आंसर थाउजेंड्स में क्या हुआ? लायबिलिटी कंपोनेंट 1848000। और ये लायबिलिटी कंपोनेंट हमने 1 अप्रैल पे निकाला है। अगर 31 मार्च 2013 पे निकालना होता तो फिर इस लायबिलिटी की हम अमोर्टाइज कॉस्ट निकालते हैं 1 साल बाद। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमने बात कर ली। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 20x3 सैची परचेज्ड 50,000 इक्विटी शेयर्स। ये इन्वेस्टमेंट आ गई, फाइनेंशियल एसेट आ गया।
एट $4 पर शेयर, 50,000 शेयर्स खरीदे $4 पर शेयर के ऊपर। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई? अभी स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा था ट्रांजेक्शन कॉस्ट का, ये आ गई ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब या तो ये कैपिटलाइज होगी या ये एक्सपेंस आउट होगी, कैटेगरी पे डिपेंड करता है। द इंटेंशन इज टू होल्ड द शेयर्स फॉर ट्रेडिंग, ये क्या है, इसका क्या मतलब है? ये कैटेगरी के लिए दिया हुआ है कि भाई आप कैटेगरी चूज कर लो, तो स्टूडेंट यहां से क्या पिक करेगा, कौन सी कैटेगरी पिक करेगा? ये कौन सी कैटेगरी है? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ये कैटेगरी है FVTPL, इसे कहते हैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। और इस कैटेगरी में ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होगी 4,000 की, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट हो जाएगी। 31 मार्च 20x4 पर शेयर्स की वैल्यू 7 हो गई। शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो गेन, और डिक्रीज होती है तो लॉस। तो यहाँ क्या हो रहा है, $4 से $7 पर आ गई वैल्यू, $4 से $7, $3 पर शेयर का गेन हुआ। 50,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे थे 4 पर, गेन निकालते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हमने खरीदे थे 50,000, पर शेयर वैल्यू थी कितनी थी, 4। तो प्राइस हमने क्या पे की, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 200,000, ये प्राइस पेड कर दी, ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्यों ऐड नहीं की इसके अंदर हमने, क्योंकि FVTPL कैटेगरी है, ठीक है। ईयर एंड के ऊपर प्राइस पहुंच गई 7 के ऊपर, तो गेन कितना हुआ, 7 माइनस 4, 3 पर शेयर का गेन हुआ। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 3,50,000। 2 लाख से 3,50,000, गेन कितना हुआ, 1,50,000 का गेन हो गया। ये गेन जाएगा PNL में, क्योंकि कैटेगरी है FVTPL। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हमने गेन निकाला 3 पर शेयर, 50,000 शेयर से मल्टीप्लाई किया और डायरेक्ट हमारे पास 1,50,000 का गेन आया। FVTPL है, ये गेन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसके ऊपर अगर कोई डिविडेंड मिला तो वो डिविडेंड कहाँ जाएगा, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सवाल देखें, इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9, in accordance with IFRS 9, at what amount will the SpeedCo shares be shown under investment in balance sheet year end के ऊपर, एक साल के बाद, 31 मार्च 20x4। तो हमने उसको 7 पे रिकॉर्ड करना है ना, 50,000, 3,50,000। आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया ये। अगर हमने इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह डाल दी होती तो आंसर गलत हो जाता, 346 भी आ सकता था, लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हमने एक्सपेंस आउट किया था। अगली रिक्वायरमेंट देखें, वेयर शुड द गेन ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड इट्स डिविडेंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड, गेन और डिविडेंड कहाँ रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि कैटेगरी क्या है, FVTPL, तो दोनों कहाँ रिकॉग्नाइज होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है दोनों OCI में जाएंगे, तो बिल्कुल ही गलत, डिविडेंड हमेशा PNL में जाता है। बी में दिया हुआ है गेन ऑन इन्वेस्टमेंट OCI में जाएगा और डिविडेंड PNL में जाएगा। ये अगर FVT OCI कैटेगरी होती तो सही था, वरना सही नहीं। और ये तो बिल्कुल ही गलत है, डिविडेंड OCI में जाएगा, बिल्कुल ही बेकार आंसर है, ये भी गलत हो गया। और हमारा आंसर है बोथ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।